law of conservation of linear momentum। बड़ा पावरफुल लॉ है, बड़ा ही पावरफुल लॉ है, लेकिन इतने बड़े लॉ के पीछे किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, क्योंकि ये लॉ आसानी से न्यूटन्स लॉ से समझ में आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ये बाहर निकल के आता है। ये एक बाई प्रोडक्ट है न्यूटन्स लॉ का। अगर ढंग से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सबको जोड़ेंगे तो क्रीम की तरह ये निकल के बाहर आ जाएगा। ये एक दूसरा नजरिया है न्यूटन्स लॉ को समझने के लिए। क्या कहता है? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल unbalanced force, external unbalanced force acts on a body or system of masses, the total momentum of the body, total momentum of the body or system remains conserved. Conserved means constant. क्या कहता है? अगर कोई बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस को हम देखेंगे कि जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लॉ मींस कैन नॉट बी प्रूव्ड बट इट कैन बी वेरीफाइड इन द लाइट्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। चलो न्यूटन्स लॉ की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो जानते हैं उसी का ही दूसरा रूप है। बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बोलता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस इज जीरो, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए कांस्टेंट। ये हम जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi, दैट इज ए कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ? समेशन ऑफ mi vi मतलब m1 v1 m2 v2 m3 v3, that is nothing but total momentum, that is equal to, ये जो समेशन ऑफ mi vi क्या हो गया? टोटल मोमेंटम। और ये तो कांस्टेंट था, ये टोटल मास है। समेशन ऑफ mi क्या है? टोटल मास। टोटल मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स ए कांस्टेंट। तो ये हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से भी बताया गया था, लेकिन हम कभी उस नजरिए से देखे नहीं थे। उसके साथ खेलकूद रहे थे लेकिन उस नजर से कभी नहीं देखे थे, है ना? कोई ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे, लेकिन ऐसे नजर से तो कभी नहीं देखे थे। समेशन ऑफ mi vi इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये जो लॉ है ये इसका प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, है ना? अच्छा, चलो थोड़ा देखते हैं ये वाला। इस केस में लेट अस सी द वेरिफिकेशन बाय क्या? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम causes a change in momentum so that the rate of change in momentum is equal to
to the external force. If external force acting on the system is 0, क्या मतलब हुआ? dp by dt is 0, मतलब dp the change in momentum is 0, मतलब final momentum minus initial momentum is equal to 0, मतलब final momentum is equal to initial momentum, मतलब पहले भी जो मोमेंटम था अब भी वही मोमेंटम है, मोमेंटम इज कंजर्व। तो सेम लॉ को हम लोग बार बार देख चुके हैं लेकिन कभी समझे नहीं थे। अच्छा, इसके अंदर ये भी मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। समझ में आ गया? मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब हम इसको देख सकते हैं, इंटरनल फोर्स मोमेंटम को बदल नहीं सकते क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। दो बॉडी आपस में टकराने से बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ दे गिव इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑनटू ईच अदर। व्हेन दे गिव इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑनटू ईच अदर फॉर इक्वल टाइम बिकॉज़ दे कोएग्जिस्ट, तो इक्वल टाइम के लिए दे अंडरगो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। इसका कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ, उसका भी कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसका चेंज इन मोमेंटम प्लस उसका चेंज इन मोमेंटम, दोनों का चेंज इन मोमेंटम तो इक्वल एंड अपोजिट है, जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, दैट विल नॉट चेंज। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, सपोज हम कहेंगे ये m1 कुछ v1 वेलोसिटी में जा रहा था, ये m2 कुछ v2 वेलोसिटी में जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ कि दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद m1 इधर चला गया v3 वेलोसिटी में, m2 इधर चला गया v4 वेलोसिटी में। तो ड्यूरिंग कोलिजन इसका जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम हुआ। आई वांट टू गो फॉर द सेम लॉ बट इन डिफरेंट एंगल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस वन, तो क्या लिखेंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन देम ड्यूरिंग कोलिजन। है कि नहीं? कौन बोला ऐसे? मैं नहीं बोला, न्यूटन बोले। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसके ऊपर जितना फोर्स आया उसके ऊपर उतना ही फोर्स आया, इसके ऊपर जितने समय के लिए आया उसके ऊपर उतने ही समय के आया। मतलब डेल्टा पी फॉर द फर्स्ट मास m1, डेल्टा पी ऑफ m1 एंड डेल्टा पी ऑफ m2 आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब ये जिधर को होगा ये उल्टा होगा, माइनस है। इज दैट क्लियर? They are equal and opposite. A and B are negative vectors. Equal and opposite means vector A is equal to minus of vector B. ध्यान से देख लेना भाई, सब कुछ समझ में आएगा अगर ढंग से आप इंटरप्रेट करोगे तो। डेल्टा P फॉर M1 क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जस्ट ए मिनट, चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहा है दोनों के ऊपर, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2। चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 डेल्टा p m1 क्या होगा? m1 का फाइनल मोमेंटम माइनस m1 का इनिशियल मोमेंटम। फाइनली क्या था? ये v3 स्पीड में जा रहा था तो मोमेंटम हो जाएगा m1 v3 माइनस इनिशियली क्या था? v1 स्पीड में जा रहा था m1 v1। सिमिलरली डेल्टा p ऑफ m2 क्या आया? फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 क्या था? m2 v4 माइनस m2 into v2 फाइनल माइनस इनिशियल। और हम क्या देख चुके हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ? वी हैव सीन डेल्टा p m1 is minus of delta p m2। थोड़ा वैल्यू डालो तो देखो क्या आ रहा है? m1 v3 minus m1 v1 is equal to m2 v4 minus m2 v2। चलो एक काम करते हैं, ये
m2v2, ठीक है। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। अच्छा ये माइनस साइन था, सॉरी, हियर वाज ए माइनस साइन, हियर वाज ए माइनस साइन। तो क्या हो गया ये m1v3 माइनस m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v4 प्लस ऑफ m2v2। अब इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले आइए, देखो तो क्या मिलेगा, इधर आ गया m1v3 प्लस m2v4 दैट इज इक्वल टू, ये इधर आ गया है m1v1 प्लस m2v2। बट व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? टोटल इनिशियल मोमेंटम। दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। टोटल फाइनल मोमेंटम m3v3 m1v3 प्लस m2v4 ये है। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो क्या देख रहे हो, दोनों में टकराव हुआ, दोनों का मोमेंटम बदल गया, उसके बावजूद हमें क्या मिल गया? मिल गया ये कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम टोटल। द मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। दो ब्लॉक जा रहे थे, कुछ मोमेंटम में जा रहे थे, दोनों टकराए, दोनों का डायरेक्शन बदल गया, उल्टा पुल्टा जाने लगे, उसके बावजूद पहले टोटल मोमेंटम जो था बाद में भी टोटल मोमेंटम वही है। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर देखेंगे। सपोजिंग हियर इज ए ब्लॉक से ऑफ 2 kg, it was moving with 8 meter per second, and now here was another block say of 3 kg and it was at rest. If 2 kg strikes and sticks to 3 kg, find final velocity of combination. Final velocity of combination. Also prove that change in momentum, that the change in momentum of 2 kg is equal to and opposite to that of 3 kg। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सबको इसका आंसर आता है, तो मैं करूंगा विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम सॉल्यूशन बनाएंगे। मैं आगे की क्वेश्चन में इतना डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है उसको डिटेल्स में लिखना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है तो डिटेल्स में लिखना चाहता हूं। सर प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक ठीक, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, आई एम हियर। ओके, ठीक है, मैं हूं। थैंक यू सर। नाउ क्या दिया है? यू हैव टू फाइंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम। सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, कंसीडरिंग जो हमें बैकग्राउंड में समझ में आना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा। कंसीडरिंग
the two blocks as a single system the force between them during collision is internal force. ये समझ में आया, is internal force। अगर मैं ये दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेता हूं, उनके बीच में जो मारपीट हुआ वो इंटरनल फोर्स आया। As no external force acts on the system of two masses, the total momentum remain conserved। मतलब क्या है? इनिशियल टोटल मोमेंटम must be equal to फाइनल टोटल मोमेंटम। इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या था? दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन must be equal to momentum after collision। बिफोर कोलिजन हाल क्या था? only 2 kg mass was moving, है ना? 3 kg तो रेस्ट में था, 3 kg was at rest। अब हुआ क्या? कोलिजन के बाद 2 kg 3 kg के साथ चिपक गया, दोनों मिलके जाने लगे हैं, है ना? ये फिगर को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये 2 kg था, ये 3 kg था, 3 kg रेस्ट में था। फिर क्या हुआ? दोनों मिलके चले। फाइनल वेलोसिटी पूछा है। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम सिर्फ 2 kg का था। कितना था? 2 × 8, 3 kg का, वो तो रेस्ट में था। फाइनली 2 and 3 both are moving। टोटल मास 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो क्या मिल गया? v का वैल्यू इट इज 16/5 इज 3.2 मीटर पर सेकेंड। So the combination will move with a speed of 3.2 meter per second। चलिए आगे की न्यूमेरिकल में हम इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, खाली बोल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ पूछा है प्रूव दैट। आप प्रूव कहो या वेरीफाई कहो। प्रूव क्या करना है? वेरीफाई दैट the change in momentum of 2 kg is equal to and opposite to that of 3 kg। चलो देखते हैं डेल्टा P for 2 kg कितना होगा? 2 kg का फाइनल मोमेंटम माइनस 2 kg का इनिशियल मोमेंटम। 2 kg का फाइनल मोमेंटम क्या है? 2 kg ये 3 kg था, सॉरी ये 3 kg था। 2 kg 3 kg के साथ चिपका हुआ है और जा रहा है क्या स्पीड में? 3.2 मीटर पर सेकंड में। मतलब 2 kg का फाइनल मोमेंटम क्या था? 2 × 3.2 IK माइनस इनिशियल मोमेंटम। 2 kg का इनिशियल मोमेंटम क्या था? 2 kg was moving with 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट 8 IK। तो ये हो गया 6.4 and it is 16। दिस इज 16 IK, ये 6.4 तो हो गया 9.6 माइनस IK kg मीटर पर सेकंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 kg। चेंज इन मोमेंटम ऑफ 3 kg क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ 3 kg अगेन फॉर्मूला गोज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम 3 kg का क्या था? 3 kg तो चलने लगा था, वो भी 3.2 में। 3 × 3.2 IK
इनिशियल मोमेंटम, अरे पहले तो रेस्ट में था, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, दिस मल्टीप्लाइड 9.6 kg मीटर पर सेकेंड। सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट यू ऑब्जर्व, जो 2 kg का चेंज इन मोमेंटम था, दैट इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ 3 kg. So that is what is verified. The change in momentum of 2 kg is equal to and opposite to that of 3 kg. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. A gun of mass m fires a bullet of mass m with kinetic energy k0. Find kinetic energy of gun. अरे सर मोमेंटम पूछे आपके लिए इजी इजी क्वेश्चन, हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है ना, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, यू कैन डू, कीप ट्राइंग. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, now in question number 3, here is a block, this is being connected to a second block by a spring. Say this is 4 kg and this is 6 kg. This block, the 4 kg block was given a sudden velocity of 10 meter per second. Find velocity of 6 kg when velocity of 4 kg has become 5 meter per second. तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखते रहना, करते रहना. Now we go to the solution of the first question. जहां भी तकलीफ होगा बोलो, I am here to explain because these are all simple questions. Simple questions से स्कूल वाले पूछ सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं पूछने वाला. A gun of mass m fires a bullet of mass small m with kinetic energy k0. Find the kinetic energy of the gun. अच्छा, अगर हम गन और बुलेट को प्यार से थोड़ा देखेंगे तो ये तो एक ही सिस्टम की चीज है. आई कंसीडर दिस होल थिंग एज ए सिस्टम. ये सिस्टम रखा हुआ था, मोमेंटम 0 था, कुछ भी मूव नहीं कर रहा था. अब हुआ क्या, हुआ यूं कि ये जो गन है वो एक बुलेट फायर कर दिया, मास m का बुलेट फायर कर दिया. अब सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है, मतलब मोमेंटम विल बी कंजर्व. मोमेंटम विल बी कंजर्व का मतलब पहले जितना था वही रहेगा. पहले कितना था, पहले तो 0 था. अच्छा, पहले 0 था तो अब भी 0 होना चाहिए, लेकिन अभी 0 कैसे होगा, ऑलरेडी दिस बुलेट इज मूविंग विद सम मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम इसका तो ऑलरेडी कुछ मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम 0 कैसे होगा. हो सकता है मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसके पास अपोजिट मोमेंटम हो गया तो सम ऑफ द टू मोमेंटम क्या होगा, 0. टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स एडेड बिकम 0. इसका मतलब अगर वो बुलेट को इधर फायर किया तो गन कुछ उल्टा चलने लगेगा, है ना. तो हम क्या कहेंगे, एज पी फाइनल
इज इक्वल टू पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो आप कहोगे मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, है कि नहीं? तो फाइनली आप कहोगे ये गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम मिलके 0 होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ गन का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू बुलेट का मोमेंटम। बुलेट का जितना मोमेंटम होगा गन का उतना ही मोमेंटम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ना नेट मोमेंटम 0 होगा। ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। नेट मोमेंटम तो तब 0 होगा जब दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है। हाँ यही तो है। अच्छा, नेट मोमेंटम 0 हो गया, सो क्या पता चला? बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। क्या फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का? p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2 इनटू मास ऑफ द गन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, p स्क्वायर बाय 2 इनटू मास ऑफ द बुलेट। ये सब तो हो गए। क्या मिला? इट इज कमिंग आउट टू बी स्मॉल m बाय कैपिटल M। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज स्मॉल m बाय कैपिटल M इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। लेकिन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कितना था बुलेट का? k0, सो इट विल बी m k0 बाय कैपिटल M k0 बाय कैपिटल M। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। ठीक है ना? तो गॉल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? दिस मच। ठीक है, ये थोड़ा जगह इसका खा गया तो इसको इधर थोड़ा कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये 4 kg ब्लॉक को एक सडन वेलोसिटी दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड में। अब होगा क्या? जैसे धक्का दे दी चलने लगा, जैसे ये इधर आने लगा स्प्रिंग दबने लगेगा, स्प्रिंग दबेगा तो इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा तो ये स्पीड बढ़ने लगेगा। इसका 6 kg का स्पीड विल इंक्रीज, 6 kg विल एक्सीलरेट, बट एट द सेम टाइम स्प्रिंग इसको उल्टा ढकेलने लगेगा, इसका स्पीड घटने लगेगा। सो स्पीड ऑफ 4 kg डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ 6 kg इंक्रीजेस, सिलसिला ऐसा चलता रहा। Anyway, if I consider this whole thing as a system, तो आप कहेंगे एक बार धक्का देने के बाद और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, सो डेल्टा p इज 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम क्या था? जब 4 kg को धक्का दिए, कितना जोर से दिए? 10 मीटर पर सेकेंड में। और फाइनली हुआ यूं है कि 4 kg भी चल रहा है, 6 kg भी चल रहा है, 6 kg कुछ धीरे धीरे चल रहा है, 4 kg का वेलोसिटी ऑलरेडी दिया गया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि जब 6 kg का वेलोसिटी हो जाएगा क्या होगा? फाइंड 6 kg का वेलोसिटी, व्हेन 4 kg वेलोसिटी हैज बिकम 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 into 10 must be equal to 4 into 5 फाइनल मोमेंटम प्लस 6 into v। कितना सिंपल देखो, क्या मिला? 40 is equal to 20 प्लस 6v, और v कितना हो गया? 20/6 is 10/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब 4 kg का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तब तक 6 kg का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10/3 मीटर पर सेकेंड।
समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, क्या दिया है? 2 blocks two blocks 3 kg and 4 kg are connected by a spring on a smooth floor। कोई एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर 2 ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है। द ब्लॉक्स वेर पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर खींचे गए। एंड रिलीज, फिर छोड़ दिए। ऑब्वियसली क्या हो गया, दोनों को दूर खींचोगे और छोड़ दोगे तो दोनों पास आने लगेंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4 kg when velocity of 3 kg is it is 6 meter per second। जब वेलोसिटी ऑफ 3 kg है 6 मीटर पर सेकेंड, तब वेलोसिटी ऑफ 4 kg क्या है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, 1 के बदले 2। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है 2 kg, दिस इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक बाय, ये दिया है 8 kg, ठीक है, ये दिया है 2 kg और ये दिया है 8 kg, ऐसा 2 केस दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया है कि 2 kg the 2 kg और 8 kg, the 8 kg block was given a sudden velocity 4 meter per second, 4 meter per second towards to right। Find velocity of 2 kg when distance between them is maximum। ये आपको सोचना समझना और बताना है। 8 kg को सडनली एक वेलोसिटी दे दी टू राइट, ये है 8 kg का मास, ये 8 kg का मास है, इसको धक्का दे दिए तो चलेगा तो आइए आगे बढ़ेगा, ये पीछे से खींचेगा। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था तब वेलोसिटी ऑफ 2 kg क्या था? ये हो गया क्वेश्चन। बात ये था कि 2 blocks 3 kg and 4 kg are connected by a spring on a smooth floor। अब ये दोनों ब्लॉक को जो 2 kg और 3 kg के थे, इनको पकड़ के खींच लिया गया एक दूसरे से दूर। अब हम छोड़ देंगे तो दोनों पास आएंगे। ये 2 kg का था, ये 3 kg का था। पास आते आते 2 kg जब यहाँ पर पहुंचा होगा, ये भी कुछ दूर आ गया होगा। बोल रहा है कि एक 3 kg एक 4 kg, ये 3 kg था, ये 4 kg था। हाँ, जो 3 kg का जब तक वेलोसिटी होगा कितना 6 मीटर पर सेकेंड,
तब 4 kg का वेलोसिटी कितना होगा। कितना सिंपल है। तो हम कहेंगे अगर ये पूरा चीज को हम सिस्टम मानते हैं, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर, P टोटल इज कंजर्व्ड। मैं बस अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूं। कब लिखता हूं P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, कब लिखता हूं टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। Why? Because no external force acts on whom? On the system. System of what? System of two blocks. Considering there are two blocks as a system, no external force acts. Spring is an inbuilt part of the system. The spring force will be internal force. ठीक है, ये बात है। अगर ये बात है, अब सोचो तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो शुरू में इनिशियल मोमेंटम क्या था? क्या था? दोनों को ऐसे पकड़ के रखे थे, अब छोड़ दिए। जैसे छोड़ दिए, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो क्या था वो? 0 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? तो फाइनल मोमेंटम हैज टू बी 0। फाइनल मोमेंटम मतलब 6 kg, सॉरी 3 kg और 4 kg का। 3 kg का कितना है? 3 into 6 प्लस 4 kg का कितना है? 4 into, ये इधर आ रहा है तो लिखेंगे -v दैट इज इक्वल टू 0। तो v कितना हो गया? 18/4, 18/4 हो गया। 9/2 इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग पहले से बोल चुके थे, मैं तो टाइम आपका वेस्ट किया। ओके, दूसरा क्वेश्चन, जब ये दोनों ब्लॉक को हम खींचेंगे, सॉरी क्या था? 8 kg ब्लॉक वाज गिवन ए सडन वेलोसिटी, इसको सडनली कोई किक मार दिया, 8 kg आगे जाने लगा। जैसे आगे जाने लगा, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर दिमाग लगाने वाली चीज है। मैं 3 अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, खाली समझाने की कोशिश करूंगा, सारा चीज नहीं लिख सकते। 3 अलग अलग तरीके से बताऊंगा और इसको याद रखना है। आगे अलग अलग क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्क पावर में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, बट केस वही रहेगा, चीजें कुछ दूसरा पूछा गया होगा, बट बेसिक क्लू वही रहेगा। जब 8 kg को धक्का दिए, जब हम 8 kg को धक्का दिए, 8 kg आगे गया, स्प्रिंग को भी खींच लिया, स्प्रिंग में टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ, उसके चलते स्प्रिंग इसको खींचा, ये एक्सीलरेट किया, स्प्रिंग इसको वापस खींचा, ये स्लो डाउन होने लगा, ये स्लो डाउन होने लगा, ये बढ़ने लगा स्पीड, है ना। फिर कुछ समय के बाद ये काफी स्लो हो जाएगा, तब इसका स्पीड ज्यादा होगा, ये फिर डबल जबरदस्ती इधर ढकेलते हुए आ जाएगा, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो फिर क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा। जैसे कंप्रेस होने लगेगा, स्प्रिंग इसको वापस ढकेलेगा, इसको इधर ढकेलेगा, फिर से ये एक्सीलरेट करेगा और ये रिटार्ड करेगा। मतलब ये जो दोनों ब्लॉक है ऐसे 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 होके चलेंगे आगे। जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आई राइट ओनली द क्लू। पहला जो एक टेक्निकल अप्रोच है समझने की, ऐसे समझ सकते हो। अब ये 2 kg और ये 4 kg 8 kg के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था, तो डिस्टेंस जब मैक्सिमम था तो आप क्या कहोगे? मतलब ये स्प्रिंग पूरा टाइट हो गया था, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता दोनों के बीच में, मतलब ये स्प्रिंग पूरा रिजिड हो गया था और डिस्टेंस बढ़ नहीं सकता, मतलब दिस इज रिजिडली कनेक्टेड टू बोथ ऑफ देम। डिस्टेंस मैक्सिमम है मतलब स्प्रिंग पूरा टाइट हो गया है, अभी स्प्रिंग इससे ज्यादा टाइट नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों के बीच में, दोनों को स्प्रिंग टाइटली कनेक्टेड किया है। तो आप कहोगे ये जितना वेलोसिटी में जाएगा ये उतनी ही वेलोसिटी में जाएगा जब डिस्टेंस मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। सोचो जब डिस्टेंस मिनिमम हुआ, स्प्रिंग पूरा दब गया है, मैक्सिमम दब गया है और नहीं दब सकता, अब ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सोचो स्प्रिंग हैज बिकम रिजिड, ये फर्दर नहीं दब सकता, मतलब अब ये दोनों तो रिजिडली कनेक्टेड है, ये जितने में जाएगा उतने में जाएगा। So when the distance between blocks is maximum or minimum, the two blocks will have same velocity. Let us think otherwise. Otherwise देखते हैं, शुरू में 2 kg का वेलोसिटी कम था, 8 kg का वेलोसिटी ज्यादा था। शुरू में 2 kg का वेलोसिटी कम था, 8 kg का वेलोसिटी ज्यादा था।
8 kg का वेलोसिटी ज्यादा था, 2 kg का वेलोसिटी कम था। अब इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस s था। 8 kg इधर जा रहा है, 2 kg इधर जा रहा है, 2 kg धीरे-धीरे जा रहा है, 8 kg जोर से जा रहा है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड में जा रहा था, ये धीरे-धीरे जा रहा था। एक समय आएगा जब इसका स्पीड घटने लगेगा, बिकॉज स्प्रिंग विल पुल इट बैक, तो और इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा। अब दोनों का स्पीड बराबर हो गया, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी बराबर है। उसके बाद स्प्रिंग थोड़ा सा एलंगेट हो गया है, इसका वेलोसिटी घट रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वापस खींच रहा है। अब सिचुएशन आएगा, इसका वेलोसिटी 8 का वेलोसिटी 2 का वेलोसिटी से कम हो जाएगा। अब क्या हुआ ये सिचुएशन में? इसका वेलोसिटी कम, इसका वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि कंटिन्यूअसली दिस वाज पुल्ड बैक बाय द स्प्रिंग, इसका स्पीड घट रहा था। दिस वाज पुल्ड फॉरवर्ड बाय द स्प्रिंग, इसका स्पीड बढ़ रहा था। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, जब ये वेलोसिटी अब 8 kg इससे कम हो जाएगा, अब इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगेगा। ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस को हुआ क्या? पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, फिर कांस्टेंट हुआ। पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटने लगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, कांस्टेंट हुआ, फिर घटने लगा। मतलब मैक्सिमम कब था? जब कांस्टेंट था, क्योंकि एट द एंड ऑफ बढ़ने का पीरियड बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर घटा। मतलब मैक्सिमम कब था? जब कांस्टेंट था। जब कांस्टेंट था तब दोनों का वेलोसिटी में क्या रिलेशन था? v2 was equal to v8। तो ये सारा कंक्लूजन को समझने के बाद हम क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि when the distance between them is maximum they have same velocity। कोई नहीं पूछेगा क्यों, वो क्यों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या हुआ? when distance between them is maximum, distance between them is maximum, distance between them is maximum, they have same velocities, they have same velocities, दोनों का वेलोसिटी बराबर है। तो शुरू में 2 kg था, 8 kg था, 8 kg के पास कुछ वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड, और ये 8 kg था। बाद में क्या हुआ? 4 kg 8 kg एक दूसरे को खींचे हुए जा रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी बराबर है। ये 8 kg है, ये 4 kg है, तो आप कहोगे P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। P फाइनल क्या है? 4 kg का V, 4 into V, 8 into V, टोटल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू, शुरू में इनिशियल मोमेंटम सिर्फ 8 kg का था, 8 into V 8 into 4, तो क्या मिल गया? सुश्रुत पन्ना बता चुका है। सॉरी माफ कर देना मेरे भैया, ये 2 kg है, तो आप कहोगे 2v plus 8v is 10v equal to 32, और v is 3.2 meter per second. So when the distance between them is maximum, each of them will have the velocity 3.2 meter per second. ये हर एक केस में आपको भी बताना है। सीधे सीधे सॉल्यूशन लिखना शुरू करूंगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और वो भी बाय डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या था? 8 into 2। इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम क्या है? बीट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, 6v minus 2 into 1। इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम है? 6v 2 into 1। इस डायरेक्शन में पहले क्या मोमेंटम था? 2 into 8।
तो v कितना हो गया 16 प्लस 2 इज 18 बाई 6 इज 3 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर रहेगा, इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वही रहेगा। तो आप कहोगे फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या है 10m इंटू v। इसका तो मास m था, इधर को कितना था m इंटू 10, इनिशियल मोमेंटम m इंटू 30। सारा m एक दूसरे को खा गए। 10v is equal to 20, v is equal to 2 meter per second. In this case, momentum is to be conserved. Initial momentum must be equal to final momentum. फाइनली कितना वेलोसिटी में जा रहा है, सपोज v वेलोसिटी में जा रहा है। इनिशियल टोटल मोमेंटम मतलब ये दोनों मोमेंटम को जोड़ेंगे, अरे बाप रे, ये दोनों मोमेंटम के बीच में तो एंगल 60 डिग्री है। देयर आर टू वेक्टर्स, इसका मोमेंटम mv, इसका मोमेंटम mv, लेकिन रिजल्टेंट मोमेंटम इज नॉट 2mv। व्हाई? बिकॉज़ दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। So there are two vectors A and B, angle between them is 60 degree. You know how to find out the resultant vector using triangle law. MV का स्क्वायर 2mv into mv cos 60 whole root is equal to, ये था इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम दोनों मिलके जा रहे हैं v डैश स्पीड में। मास कितना है 2m v डैश। LHS को सॉल्व करो, इट विल बी √3mv and that is equal to 2m v dash. So v dash is √3 v by 2. So final velocity of the combined mass will be √3v by 2. अब थोड़ा बहुत देख के पता भी चल रहा है कि अगर ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा।